बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हौसफ़ खान तमाम देखने सुनने वालों को मेरा सलाम। मुफ़ाहिमत के जो बादशाह हैं आसिफ़ अली ज़रदारी, वो दूसरी मरतबा जो है वो पाकिस्तान के सदर जो है मुंतखब हो चुके हैं और उनका जो इंतखाब है वो पाकिस्तान में सियासी, माशी इस्तेहकाम और साथ साथ कौमी मुफ़ाहिमत की सियासत के फ़रोग़ में कितना कारगर साबित हो सकता है, इस हवाले से तज्ज़िया पेश करेंगे। साथ साथ आपको ये बताएंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मरकज़ी रहनुमा हैं शेर अफजल मरवत, वो तो वैसे भी किसी न किसी हवाले से खबरों की जीनत बनते रहते हैं, लेकिन आज उन्होंने एक संगीन इल्ज़ाम लगाया है। अपने कत्ल की मनसूबाबंदी का इल्ज़ाम उन्होंने लगाया है वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ पर। तो इस खबर की भी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि खैबर पख्तूनख्वा में सेहत कार्ड में कितने घपले हुए हैं, उसकी इख्तिसार के साथ तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। और ये भी आपको बताएंगे कि पेशावर से जो MNA है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उन्हें FIA ने जो है तलब कर लिया है, इसकी डिटेल भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारे उन तमाम दोस्तों से गुजारिश होगी कि जिन्होंने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन का बटन भी दबाएं और इस वीडियो के हवाले से कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का ज़रूर इजहार करें। तो पाकिस्तान पीपल पार्टी के जो रूही रवा हैं आसिफ अली जरदारी, वो दूसरी मरतबा जो है पाकिस्तान का सदर मुमलिकत मुंतखब हो गए हैं। उनके इंतखाब से पाकिस्तान की सियासत पर असरात पर बाद में बात करेंगे। सबसे पहले आपके साथ ये खबर शेयर करते हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा हैं और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के, चूंकि सब लोग जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में चले गए हैं, तो उनके MNA हैं, तो उन्होंने अपने कत्ल की मनसूबाबंदी का इंकशाफ करते हुए इसका इल्ज़ाम जो है पंजाब की वज़ीर आला मुस्लिम लीग नून की मरकजी रहनुमा मोहतरमा मरियम नवाज पर आयद किया है। इस हवाले से मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि सियासी शख्सियत मरियम नवाज का नाम लेकर उन्होंने कहा कि मेरे कत्ल की मनसूबाबंदी बनाई है और मुझे भारतीय शहरी अफजल जंदल के जरिए कत्ल करवाया जा सकता है। उन्होंने इल्ज़ाम किया कि मेरे कत्ल के लिए शूटर को 1 लाख रुपए की अदायगी भी की गई है। ये तमाम मवाद हम FIA के साथ शेयर करने के लिए भी तैयार है, जिससे साबित होता है कि सारा काम मरियम नवाज ने करवाया है। शेर अफजल मरवत ने कहा कि रात को अपोजिशन लीडर उमर अयूब से सारी बात मैंने डिस्कस भी की है। मैं मुतालबा करता हूँ कि पाकिस्तान के निज़ाम अदल और FIA इसकी तफ्तीश की इजाज़त देकर तहकीकात करे, क्योंकि मेरा और मेरा ख़ानदान हमेशा से कबायली दुश्मनियों का शिकार रहे हैं। हमारे यहाँ कोई भी तबई मौत नहीं मरा। PTI रहनुमा ने मजीद कहा कि मरियम नवाज के पास जो कुछ भी हो, मगर वो एक बात जहन नशीन कर ले कि हमारी दुश्मनी बहुत दूर तक जो है वो जाती है, लिहाजा पहले से तो आप दुश्मनी से गुरेज करें, क्योंकि फिर हमें किसी के रहने या न रहने की कोई परवाह नहीं होती। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की एक सियासी शख्सियत ने साउथ अफ्रीका दुबई में मेरी सफारी दी, ये काम इंडिया के जरिए करवाया। हम ये सारे शवाहिद जो है FIA को देंगे और साबित करेंगे कि सब कुछ मरियम नवाज की ईमा पर जो है करवाया गया है। शेर अफजल मरवत ने मजीद कहा कि अगर मुझे कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदार मरियम नवाज होंगी। अगर सियासत को इस नहज पर ले जा रहे हैं तो ये दुश्मनी दूर तक जाएगी। मौत से नहीं डरता, जिंदगी जितनी अल्लाह ने लिखी है इतनी ही होगी। ये शेर अफजल मरवत ने एक संगीन इल्ज़ाम लगाया है, ये कोई मजाक नहीं है। जिस तरह उन्होंने कहा है कि सारी चीज़ें वो शेयर कर रहे हैं, तो अब उनकी बात में कहाँ तक सदाकत है, तो ये तो यकीनन तफ्तीश तहकीक होगी तो पता चलेगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस तरह अगर ये उन्होंने एक इल्ज़ाम ही लगाया है तो ये संगीन मजाक है और इसकी मजम्मत होनी चाहिए। लेकिन इसकी तहकीकात जो हैं पहले ज़रूरी हैं, ताकि पता चल सके दूध का दूध जो है और पानी का पानी हो सके। लेकिन पाकिस्तान में एक मसला ये भी दरपेश है कि कोई अदारा तहकीकात करे तो उसकी तहकीकात पर फिर कोई यकीन भी नहीं करता। ये मामला भी है पाकिस्तान के अंदर जो है वो एतमाद साजी जो है वो अब ख़त्म हो चुकी है। कोई जो है किसी इदारे पर जो है एतबार करता नहीं है। बहरहाल इसके बयान का नोटिस लेना चाहिए और तहकीकात होनी चाहिए। अगर उनके इल्ज़ामात दुरुस्त हैं तो फिर सामने आने चाहिए, और अगर वो मुबालगा राई कर रहे हैं तो फिर भी सारी चीज़ें जो हैं
قوم کے سامنے لانی چاہیے تاکہ کم از کم آئندہ کے لیے اس طرح کی چیزوں کا تدارک ہو سکے۔ تو اگلی خبر کی جانب جاتے ہیں، اس میں بھی مریم نواز صاحبہ کا نام ہی آ رہا ہے۔ تو ایف آئی اے نے تحریک انصاف کی شاندانہ گلزار جو کہ خاتون رکنی اسمبلی ہے انہیں طلب کر لیا ہے۔ ایف آئی اے نے شعیب مرزا کی تحریری شکایت پر شاندانہ گلزار کو نوٹس جاری کیا ہے۔ شاندانہ گلزار کو ریاستی حکام کے خلاف اشتعال انگیز اور عوام کو اکسانے کی مہم چلانے پر 14 مارچ کو ایف آئی اے سائبر کرائم رپورٹنگ سینٹر لاہور میں پیش ہونے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ایف آئی اے نوٹس کے مطابق شاندانہ گلزار حاضر نہ ہوئیں تو تصور کیا جائے گا کہ ان کے پاس اپنے دفاع کے لیے کہنے کو کچھ نہیں ہے۔ شاندانہ گلزار کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس نے مبینہ طور پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز پر آڈیو لیک کا الزام عائد کیا تھا۔ شاندانہ گلزار نے مبینہ آڈیو لیک میں پی ٹی آئی کے مقتول کارکن ذل شاہ کا ذکر کیا تھا۔ اس حوالے سے پنجاب حکومت کے ترجمان عظما بخاری نے بھی یہ مطالبہ کیا ہے کہ شاندانہ گلزار مریم نواز کی آڈیو کا ثبوت ہے ورنہ قانون کا سامنا کرنے۔ انہوں نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ شاندانہ گلزار پاکستان کے خلاف حرزہ سرائی کرنے میں مصروف ہے۔ شاندانہ گلزار نے وزیر اعلیٰ پنجاب پر بے معنی اور لغو الزام لگایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شاندانہ گلزار کے خلاف ایف آئی اے میں شکایت درج کی گئی ہے۔ شاندانہ گلزار صاحبہ اب آپ کو تحقیقات میں پیش ہونا ہے، ثبوت پیش کرنے ہوں گے۔ عظما بخاری نے اس حوالے سے مزید کہا کہ اسمبلی کے تقدس کا خیال رکھنا سب ارکان کا فرض ہے۔ اداروں کے خلاف حرزہ سرائی کرنے والوں کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ شاندانہ گلزار نے مریم نواز پر الزام لگایا ہے ان کی کوئی آئیڈیو ہے، شاندانہ گلزار آئیڈیو لے کر بے شک آ جائیں، ثبوت پیش کریں ورنہ قانون کا سامنا انہیں اب کرنا پڑے گا۔ اب ایسا نہیں ہوگا کہ جس کا جو دل چاہے وہ کسی پر الزام تھومتے، یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ سوشل میڈیا پر کسی کی تصدیق کر دیں یا قتل کا الزام لگا دیں۔ اب ان دونوں خبروں میں الزام جو ہے وہ مریم نواز پر لگایا گیا ہے تو یقیناً تحقیقات ہونی چاہیے۔ اگر اتنے سنگین الزامات لگتے ہیں تو تحقیقات ہونی چاہیے، کسی کے پاس ثبوت ہوں تو وہ دینے چاہیے، کم از کم حقیقت جو ہے وہ سامنے آنی چاہیے۔ بغیر حقیقت کے کسی کو سزا دیں نہ دیں لیکن کم از کم حقائق تو سامنے لانے چاہیے تاکہ آئندہ کے لیے یہ سلسلہ جو ہے رک سکے۔ اور اقدار کی سیاست میں پہلے کہتا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ اقدار کی سیاست کو فروغ دیا جائے، الزام تراشیوں کا جو سلسلہ ہے وہ بند کیا جائے اور ایک دوسرے کا احترام ہوگا تو اقدار کی سیاست فروغ پائے گی۔ الزام تراشیوں کا سلسلہ رکے گا تو ایک دوسرے کے لیے دل میں احترام بھی پیدا ہوگا، عزت بھی پیدا ہوگی۔ آگے چلتے ہیں تو خیبر پختونخوا میں جو گزشتہ دور میں صحت کارڈ میں بے قاعدگیوں کے حوالے سے رپورٹ جو ہے وہ باضابطہ طور پر صوبائی حکومت جو ہے اس کے حوالے کی گئی ہے اور اس رپورٹ کے مطابق دیر بالا کے ایک ہسپتال کا اس میں حوالہ دیا گیا ہے۔ تو رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ صحت کارڈ کے تحت آپریشن کی مد میں 3 کروڑ روپے اس چھوٹے نجی اسپتال نے وصول کیے۔ ایک ہی بیماری کے 773 آپریشن جو ہے وہ بھی اس نجی اسپتال میں کیے گئے۔ اس رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ سرکاری اسپتال میں سہولت کی بجائے نجی اسپتال کو ترجیح دی گئی۔ دیر بالا ہسپتال میں ایک سال کے دوران 2602 آپریشن کیے گئے، یعنی یہ بھی ریکارڈ ہے کہ 2602 آپریشن ایک اسپتال نے کیے۔ حیران کن طور پر اپینڈکس کے 1826 آپریشن جو ہے وہ کیے گئے۔ ایک ہی خاندان سے تعلق رکھنے والے افراد کے بھی آپریشن ہوئے، یعنی اندھیر نگری چوپٹ راج تھا۔ یہ تو ایک اسپتال کی تفصیلات ہیں، باقی تفصیلات جو ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ آخر میں آپ کو بتاتے ہیں کہ آصف علی زرداری جو ہیں وہ دوسری مرتبہ پاکستان کے صدر مملکت بننے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ پہلی دفعہ وہ سن 2008 میں پاکستان کے صدر بنے، سن 2013 تک ان کی میعاد تھی۔ مشکل حالات میں انہوں نے پاکستان کی صدارت سنبھالی تھی اور ان کے دور صدارت میں جو بڑے بڑے کام ہوئے، چونکہ انہوں نے پہلا اہم کام تو یہ کیا، 58 کی جو تلوار تھی جو ہر وفاقی حکومت، ہر وزیر اعظم کے سر پر لٹکتی تھی اور کئی حکومتیں جو ہیں 58 کی تلوار کی زد میں آئیں، ختم ہوئیں، لیکن جب آصف علی زرداری صدر بنے تو انہوں نے 58 ختم کی، اپنے جو اختیارات ہیں وہ وزیر اعظم کو ٹرانسفر کیے، وزیر اعظم کو مضبوط بنایا۔ ساتھ ساتھ چونکہ ایک مشکل دور تھا، دہشت گردی کا دور تھا اور پاکستان پیپل پارٹی کی حکومت جو تھی وہ اتنی مضبوط بھی نہیں تھی، وفاق میں ان کے پاس اتنی عددی اکثریت بھی نہیں تھی کہ اتحادی جو ہے وہ راضی کرنے میں زرداری نے 5 سال گزارے، بلکہ مجھے یاد ہے کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ ہر دوسرے دن خفا ہو جاتی تھی اور رحمان ملک
जो उस वक़्त वज़ीर दाखिला होते थे मरहूम रहमान मलिक, तो आसिफ अली जरदारी ने उनकी ड्यूटी लगाई थी और जब भी MQM खफा होती तो वो कराची पहुंचते। 90 अल्ताफ़ हुसैन उस वक़्त इस पार्टी के सरबराह होते थे, तो वो उनसे मिलते और वही ब्लैकमेलिंग होती थी, तो फिर राज़ी हो जाते, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती तो फिर सिलसिला चलता, फिर MQM खफा होती। तो 5 साल इस तरह गुजरे। आसिफ अली जरदारी ने अमली तौर पर कौमी मुफाहिमत की सियासत को फ़रोग़ दिया। उस दौर में पाकिस्तान पीपल पार्टी के उस दौर में सियासी कैदी कोई नहीं था। उन्होंने एक बड़ा काम ये किया कि 18वीं तरमीम की, सरहद का नाम तब्दील करके खैबर पख्तूनख्वा रखा, सूबों को सूबाई खुद मुख्तारी दी, NFC अवार्ड का इजरा किया, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की बुनियाद रखी, जो इस वक्त मेरा ख्याल है कि शफाफियत के लिहाज से एक बेहतरीन प्रोग्राम है। और बाद में आने वाली हर हुकूमत ने इसका क्रेडिट लेने की कोशिश की। यानी सन 2013 में जब मुस्लिम लीग नून बरसर इक़्तिदार आई तो इसहाक डार वजीर खजाना बने, तो उन्होंने उसे इनकम सपोर्ट प्रोग्राम कहा, यानी बेनज़ीर का नाम वो साथ इस्तेमाल नहीं करते थे काफ़ी अरसे तक। जब तहरीक इंसाफ जो है वो इक़्तिदार में आई तो उन्होंने इसका नाम एहसास प्रोग्राम रखा, लेकिन सबको पता था कि ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ही है, जिसकी बुनियाद जो है सदर आसिफ अली जरदारी ने सन 2008 के बाद जो है वो रखी थी। इसके अलावा जो उनके सबसे बड़े और सबसे ज़्यादा मुखालिफिन थे पाकिस्तान पीपल पार्टी के, गुजरात के जो चौधरी हैं, चौधरी शुजात हुसैन, चौधरी परवेज़ इलाही, उनके साथ उनका राजीनामा हुआ, सियासी राजीनामा हुआ, उनके इख्तिलाफात ख़त्म हुए और उन्होंने अपनी हुकूमत को दवाम बख्शने और कौमी मुफाहिमत की सियासत को फ़रोग़ देने के लिए परवेज़ इलाही को उस दौर में पाकिस्तान का नायब वज़ीर आज़म भी मुकर्रर किया, ताकि किसी तरीके से ये निज़ाम जो है ये चल सके। अब आसिफ अली जरदारी चूँकि दूसरी मरतबा पाकिस्तान के सदर मुमलिकत मुंतखब हो चुके हैं और सबको इल्म है कि आसिफ अली जरदारी जोड़ तोड़ के बादशाह हैं, मुफाहिमत के बादशाह हैं, और वो सदर बनकर जो है अगर उनके पास कोई आईनी इख्तियार नहीं भी, लेकिन फिर भी वो ऐवान सदर के किसी कोने में खामोशी से बैठने वाले नहीं हैं। और ख्याल यही किया जा रहा है कि वो कौमी मुफाहिमत की सियासत को दोबारा जो है फ़रोग़ देने के लिए अपना किरदार अदा करेंगे और पाकिस्तान की जो मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं उन्हें एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा करने के लिए कोई ना कोई किरदार अदा करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनकी इस वक्त सबसे ज़्यादा मुखालिफ जमात ज़रूर है, लेकिन मेरा ख्याल है कि जरदारी कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी कायल करें, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भी कायल करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तो मेरा ख्याल है कि उनकी बात मानेंगे। और एक बात जो आसिफ अली जरदारी की यहाँ मैं कहूँगा कि इस वक्त वो स्टेब्लिशमेंट के भी ज़्यादा करीब हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के भी ज़्यादा करीब हैं। अगर वो हालात को संभाला देने की कोशिश करेंगे, पाकिस्तान में सियासी माशी इस्तेहकाम के लिए कोई कदम उठाएंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर इस वक्त जो वो मुश्किल दौर से गुजर रही है, अगर उनके लिए कोई आसानियाँ पैदा की जाएंगी, किसी मुफाहिमत की कोई सूरत निकालने की कोशिश की जाएगी, तो यकीनन मेरा ख्याल है कि स्टेब्लिशमेंट और शहबाज शरीफ जो है वो मुखालफत नहीं करेंगे। एक बात जो अहम है वो ये है कि आसिफ अली जरदारी के मुकाबले में महमूद खान अचकज़ई जो हैं वो उम्मीदवार थे। उन्होंने भी इलेक्शन के बाद मीडिया से गुफ्तगू जो की, उन्होंने कहा कि ये पहले इलेक्शन थे कि जिसमें पैसे खर्च नहीं हुए, यानी न किसी को खरीदा गया न किसी को फरोख्त किया गया। उनकी ये बात ठीक है। दूसरा, उन्होंने कहा कि मुफाहिमत की सियासत, उन्होंने कहा कि मेरी भी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में कौमी मुफाहिमत की सियासत को फ़रोग़ दिया जाए, लेकिन साथ उन्होंने ये भी कहा कि आपने अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ज़्यादती की है तो उसका अज़ाला होना चाहिए। उन्होंने यहाँ तक कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर फॉर्म 45 और 7 का तनाज़ा है वो सीटों वाला, वो अपनी जगह पर है, लेकिन जिस तरह की मखसूस नशस्त है, उन्होंने कहा कि अगर आइन में ये नहीं लिखा कि अगर बाद में कोई जमात जो है वो अपने ख़वातीन नशस्तों की फहरिस्त देगी तो उन्हें ये नशस्तें नहीं मिल सकती। तो आइन में उन्होंने कहा कि ये कहाँ लिखा है कि आप उन सीटों की लूट सील लगा दें, आप उन सीटों का बंटवारा जो है कर दें और आप वो सीटें दीगर जमातों में तकसीम कर दें। तो उन्होंने कहा कि मेरा ख्याल है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ख़वातीन की नशस्तें जो उनका हक है वो दे दी जाए तो मेरा ख्याल है कि जो टेम्परेचर है वो कम हो सकता है, जो तलखी है उसमें कमी आ सकती है। तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने भी एक मुनासिब बात की है और देखते हैं कि आसिफ अली जरदारी जो पाकिस्तान के सदर जो है मुंतखब हो गए हैं, तो चूंकि कौमी मुफाहिमत की सियासत
उनका एक स्लोगन रहा है और उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में इसके लिए इस पर काफ़ी काम भी किया। तो अब दोबारा वो पाकिस्तान के सदर बने, तो अब दोबारा देखते हैं कि वो पाकिस्तान में कौमी मुफाहमत की सियासत के फ़रोग़ के लिए कितना किरदार अदा करते हैं। और ज़रदारी का जो सदर पाकिस्तान बनना है, वो पाकिस्तान में सियासी, माशी इस्तेहकाम, जमहूरियत की बालादस्ती, आइन व कानून की हुक्मरानी और जो सियासी जमातों के अंदर जो एक दूसरे के साथ अनाद है, तलखियाँ हैं, उनमें कमी, उनमें ख़ात्मे के लिए उनका ये दौर कितना कारआमद और कितना कारगर हो सकता है। इस वक़्त तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।